तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, ठीक है। सो एग्रीकल्चर के अंदर हम बात करेंगे टोटल 46 क्वेश्चंस की बात करेंगे, 46 एमसीक्यूज देखेंगे यार, है ना। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हमारे पास इकोनॉमिक्स में जो एग्रीकल्चर है, तो उसमें हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं, लाइक हमारे पास कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, है ना। बट हमारे पास अब जो बात करेंगे एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर, वहाँ पे हम जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्राइटेरिया डिफाइंस एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन तो सुना ही होगा। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? हमारे पास क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है विदाउट इकोलॉजिकल या फिर सोशल हार्म, ठीक है। इट रिफर्स टू द प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, है ना, एंड विदाउट इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हमारे पास देखा ही था कि हमारे पास एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, बट एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन तो होगा ही होगा, है ना। एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, बट हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास जो सोशल इम्पैक्ट है, सोशल हार्म है, इकोलॉजिकल हार्म है, वो भी कम करेंगे। स्वामीनाथन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू हाइब्रिड सीड मिनी किट। हमको बात करनी है हाइब्रिड सीड मिनी किट की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, the Union Ministry of Agriculture and Farmer Welfare will distribute the hybrid mini kit at nominal rate all over the country। देखो भाई, ये हमारे पास जो हाइब्रिड सीड्स है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो काम करता है, ये सही है। बट यहाँ पे इट इज़ नॉट ऑल ओवर द कंट्री। हमारे पास जो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट हैं, अराउंड 340 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट हैं भाई 15 स्टेट्स के अंदर, वो यहाँ पे इसको सीट की वहाँ पे सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत की बात है ना, आत्मनिर्भर जो भारत है, दैट इज आत्मनिर्भर कृषि, उसके अंदर यहाँ पे हाइब्रिड सीड्स को प्रोवाइड करने की बात की है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हाइब्रिड मिनी किट्स में ये होता है। दिस इज इनकरेक्ट यार। The program has been started under the National Food Security Mission। भाई ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर ये स्टार्ट किया गया था क्या? बिल्कुल सही बात है, दैट इज ऑयल सीड एंड ऑयल पाम स्कीम। ऑयल सीड एंड ऑयल पाम स्कीम के अंदर यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। हमसे कट पूछा गया, कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमको बात इसकी करनी है किम पीताम्बर, ठीक है, CIM किम पीताम्बर जो न्यूज में था यार, है ना। उसका मतलब क्या समझते हो? किम मतलब क्या है यहाँ पे? कुकुम्बर लॉन्गा, हाइल्डिंग, है ना, एक तरह से एक टर्मरिक की वैरायटी है यार, है ना। सो इट इज़ अ हाइल्डिंग वैरायटी ऑफ टर्मरिक, बिल्कुल सही बात है। किम पीताम्बर जो कि हमारे पास डेवलप किसने किया था? जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, उसने यहाँ पे इसको डेवलप किया था। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो याद रखना टर्मरिक के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं यार, आप इसको याद रखना। इसीलिए टर्मरिक को बोलते हैं बहुत बड़ी दवाई है ये, ठीक है। दुनिया के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश की चीज़ें को उठा के। सो इट हैज़ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, मैं इसको लिख देता हूँ, दिमाग में रहेगा, जिंदगी भर काम आएगा, है ना। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, और बहुत सारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, हमको बात किसकी करनी है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करनी है। हैज़ डेवलप हरित धारा जो है बहुत पहले था, बट हाँ क्वेश्चन आ सकता है भाई कभी भी। हरित धारा जो है वो किसके बारे में बात करता है यार? हरित धारा है क्या? किस पर्पस के लिए हरित धारा को यहाँ पे बनाया गया था? भाई हरित धारा नाम से समझ आ रहा है, हरित मीन्स हरा, एंटी मैथोजेनिक फीड की बात करते हैं यहाँ पे। सो मिनिमाइजिंग कैटल एमिशन बाय डेवलपिंग एंटी मैथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट, जो चारा है गाय भैंस के लिए, वहाँ पे हम इस प्रकार के खाना बना रहे हैं उनके लिए कि जो खाए और वो हमारे पास कम कार्बन मीथेन रिलीज करें। सो डिक्रीज करता है प्रोटोजोआ को, वहाँ पे जो माइक्रोब्स है ना, जो उसके गट में जो प्रोटोजोआ माइक्रोब्स उसको कम करने की बात करता है, जो कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, रिडक्शन होता है CO2 टू मीथेन। तो वो क्या करेंगे भाई, प्रोटोजोआ को यहाँ पे कम कर देंगे। हरित धारा जो हमारे पास प्रोजेक्ट बोल सकते हो आप, चारा जो है वो, तो उससे हमारे पास मीथेन एमिशन कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हमको बात इसकी करनी है
AIF की बात करनी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू इंजेक्ट फॉर्मल क्रेडिट्स इनटू फार्म्स एंड फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड इन एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यार। सर 100% पैसा कौन देगी, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गलत करते हैं कुछ लोग, सोचते रहते हैं कि यार सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। तो हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बहुत सारी चीज़ें, वो थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो याद रखना। सेक्टर में तो मतलब सॉरी सेंट्रली सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो सेंट्रल सेक्टर को याद रखना। बाकी स्पॉन्सर में तो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, बाकी कुछ में कंफ्यूज हो जाओ तो आपको थोड़ा सा ध्यान कम दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे पैसा देने की बात करता है, जिससे एक तरह से क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास जो फार्मर कम्युनिटी है उनको क्रेडिट मिलेगा। फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप आर एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर दिस स्कीम। देखो भाई, हमारे पास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, है ना, हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, है ना, हमारे पास स्टार्टअप्स हो गए, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए। तो ये सब भी यहाँ पे एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा, तो ये सब भी यहाँ पे पैसा ले सकते हैं यार। दीज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर दी स्कीम। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमको क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करनी है। It is a central sector scheme of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare aimed at growing and developing identified horticulture clusters to make them globally competitive। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्या, मतलब पूरा 100% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है भाई इसमें, बिल्कुल सही बात है। और जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमको क्या करना है भाई, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स बनाने हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, है ना, जो हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ये भी सही है। एंड हमारे पास एक तरह से ग्लोबली कम्पिटिटिव उनको बना पाए, ये हमारे पास डेवलप करने की बात करता है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। टर्मरिक फ्रॉम दी वेस्ट जैंतिया हिल्स मेघालय इज वन ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट फ्रॉम दी डेवलपमेंट अंडर दिस प्रोग्राम एट दी पायलट फेज। बिल्कुल सही बात है यार। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर द टर्म कोडो, कुटकी, काकून एंड कुट्टू आर रिलेटेड टू। तो एग्रीकल्चर के अंदर कोडो, कुट्टू ये सब क्या है भाई। कोडो तो आप समझना, कोडो इज अ वेराइटी ऑफ व्हाट, कोडो इज अ वेराइटी ऑफ व्हाट, मिलेट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। ओके, कोडो जो है वो हम किसको बोलते हैं भाई, कोडो, कोडो किसको बोलते हैं, कोडो इज द कोडो मिलेट, ठीक है। एंड लिटिल मिलेट को कुटकी कहते हैं, लिटिल मिलेट को वो क्या बोलते हैं, कुटकी। काकून किसको बोलते हैं भाई, काकून हम किसको बोलते हैं, काकून मतलब फॉक्सटेल मिलेट, याद करने की जरूरत नहीं, बट हाँ दिस आर टाइप ऑफ व्हाट मिलेट। कुट्टू मतलब एक तरह से आप समझना इट इज बकव्हीट, जैसे हम क्या बोलते हैं, ज्वार मतलब स्वर्गम हो गया, बाजरा मतलब पर्ल मिलेट, ये आपसे तब पूछा सकता है, ठीक है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है जो नाम है वो है बाजरा का नाम, बाजरा को क्या बोलते हैं भाई, बाजरा इज कॉल्ड एज पर्ल मिलेट। ये कभी नहीं भूलना, इन सब का नाम भूल सकते हो भाई, है ना, बट ये नहीं भूलना कि बाजरा इज नोन एज पर्ल मिलेट, ज्वार, ज्वार इज नोन एज स्वर्गम एंड रागी इज नोन एज फिंगर मिलेट। ओके, ये नहीं भूलना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई। हमसे करेक्ट पूछा गया है एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई के बारे में, हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई के बारे में, ठीक है। एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई आर अ ग्रुप ऑफ फंजाई लिविंग इन सॉइल दैट इन्फेक्ट इंसेक्ट बाय पेनिट्रेटिंग दैम or penetrating their cuticle and penetrating their cuticle to penetrate their bodies to eventually kill them and feed on them। बिल्कुल सही बात है। जो एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई मतलब समझना, एंटोमो मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स है ना जो कि इंसेक्ट जैसे काम करते हैं भाई। ये जो प्लांट है ना, यहाँ पे इसके क्यूटिकल से घुस जाते हैं ये फंजाई जो है, एंड इसके बॉडी को किल कर देते हैं, उसमें जाकर खाना खाते हैं, फीड करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई इन माइक्रो बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। एंटोमो मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंसेक्ट, ओके। तो ये क्या करता है, एक तरह से माइक्रो बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट इन एग्रीकल्चर, मतलब एक तरह से बैक्टीरिया को, मतलब जो इंसेक्ट है कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है।
है ना, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंटल एंड फूड सेफ्टी कंसर्न। बिल्कुल सही बात है, इनको आप इस्तेमाल करोगे क्योंकि देखो फंजाई का जब इस्तेमाल कर लिए इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएगा, बट आप समझना प्लांट के भी हमारे पास दिक्कतें आ सकती है। सो दिस इज करेक्ट। एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई आर करेंटली यूज्ड वर्ल्ड वाइड टू कंट्रोल ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ आर्थ्रोपोड पेस्ट, पर्टिकुलरली पेस्ट इन दी प्रोटेक्टेड क्रॉप और फील्ड क्रॉप। बिल्कुल सही बात है, फंजाई का इस्तेमाल किया जा रहा है भाई इंसेक्ट बचाने के लिए, है ना, दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है एंथ्रोपोड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा नहीं पता, मैंने देखा है भाई अपने घर में कि एक जैसे कि हमारे पास जो जिंजर होता है ना, उसको यहाँ पे पानी में ना जो सोल्यूशन आता है फंजाई का, एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई का, जो कि इसमें डुबा के ना जिंजर को उगाया जाता है, जिससे ये फंगस जो है ना बैक्टीरिया का ग्रोथ होने नहीं देता। या फिर आप ऐसे समझना कि कुछ बैक्टीरिया आते हैं जिसको डुबाया था, कुछ केमिकल्स हैं जिसमें डुबाया था तो फंगाई ग्रोथ नहीं होता। उसी प्रकार का ये जो फंजाइस है ना वो पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रंजीत सब-1 एंड स्वर्णा सब-1, बहादुर सब-1 समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो ये क्या है भाई, रंजीत सब-1, स्वर्णा सब-1, बहादुर सब-1, ये सब क्या है? ठीक है, दिस आर नथिंग बट व्हाट, दिस आर दी flood resistant paddy varieties developed by the Indian इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया था विद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये ऐसे हैं जो कि फ्लड रेजिस्टेंट, बाढ़ भी आ जाए तो यहाँ पे ये खराब नहीं होते, बिकॉज आप समझना मेरे आसपास तो नदियाँ हैं यार, महानदी बहती है तो उसके आसपास खेत जो है, जब सपोज करो ये 10 कम से कम 2, 3, 4 किलोमीटर तक तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है तो ये पूरा जो खेती होती है वो डूब जाती है। तो इसीलिए जो रंजीत सब-1 है, स्वर्णा सब-1 है, बहादुर सब-1 है, ये फ्लड टॉलरेंट पैडी प्लांट्स है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, है ना, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू और विद रिस्पेक्ट टू बायोटेक किसान। हमको बात किसी करनी है, बायोटेक किसान की बात करनी है। बायोटेक किसान दैट एम एट एम्पावरिंग फार्मर स्पेशली वुमेन फार्मर इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो बायोटेक किसान है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलकर इसको लॉन्च किया गया? नो, ये जो है ना भाई हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर लॉन्च किया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, इसको ऐसा बोल सकते हो। ओके, एंजलरी वुमन फार्मर को यहाँ पे एम्पावर करने की बात करता है। बायोटेक किसान इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, that is Biotech Kisan, is being implemented in 15 agroclimatic zones of India in a phased manner। तो देखो भाई ये बिल्कुल सही बात है ना, बट आप समझना ये जो बायोटेक किसान है किसके बारे में बात करता है? इट एम्स टू वर्क विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के साथ मिलकर काम करने की बात करता है, स्पेशली जो वुमेन फार्मर्स हैं, जिससे क्या कर पाएँ वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को क्या कर पाएँ, एग्री प्रोडक्टिविटी को क्या कर पाएँ, बढ़ा पाएँ। किसके मदद से? साइंटिफिक इंटरवेंशन की वजह से एंड फार्मिंग प्रैक्टिस की वजह से। हमसे कैट पूछा गया, कैट जगह B2 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 11 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ग्रीन। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है ऑपरेशन ग्रीन की। ठीक है, द स्कीम एम्ड फॉर अनहिंडर्ड सप्लाई ऑफ 3 क्रॉप, दैट इज टोमेटो, पोटैटो एंड ओनियन ओनली, एंड द इशू रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ देम। जो ऑपरेशन ग्रीन है वो टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो के साथ रिलेटेड है क्या? गलत बात है यार। ऑपरेशन ग्रीन जो है ना, ये तो सही है कि देखो ये जो है ओनियन, पोटैटो एंड टोमेटो के टॉप इसकी बात करता है। ठीक है ना, अनहिंडर्ड सप्लाई हो, बट हमारे पास 2021 के अंदर इसको ना ऑनियन, पोटैटो एंड टोमेटो के साथ साथ और भी 22 कमोडिटीज़ के लिए अप्लाई कर दिया गया। पहले इसी के लिए था बट बाद में इसको और भी अप्लाई कर दिया गया। सो दिस इज नॉट ओनली, तो जहाँ पे ओनली, एक्सेप्ट, ऑलवेज, नेवर, नन, इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत पड़ती है यार। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इम्प्लीमेंट द स्कीम।
तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है यार? इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंट करता है। करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं, नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेड प्रोजेक्ट नेम्ड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन इन मिजोरम इज रिलेटेड टू। तो हमको बात किसकी करनी है? टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन इन मिजोरम की बात करनी है। तो ये जो टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है वो किसके साथ रिलेटेड है यार? इट इज़ रिलेटेड टू द सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन इम्प्रूव झूम मैनेजमेंट। जो झूम मैनेजमेंट होता है, जो कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक प्रकार से, उसको मैनेज करने की बात करते हैं यार हमारे पास, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन मैनेजमेंट की, असिस्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस एग्रीकल्चरल ईल्ड। हमको एग्रीकल्चरल ईल्ड की बात करनी है। तो एग्रीकल्चरल ईल्ड क्या है भाई? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट लैंड। एक यूनिट लैंड के अंदर है ना, एक यूनिट लैंड के अंदर कितना क्रॉप बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एग्रीकल्चर ईल्ड बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यार, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सिस्टम ऑफ फॉगपोनिक्स इन एग्रीकल्चर। तो आपने हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स है ना, ये सब सुना होगा, बट ये फॉगपोनिक्स क्या होता है यार? फॉगपोनिक्स की बात करनी है। द प्रोसेस ऑफ फॉगपोनिक्स इज मॉनिटर्ड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंड्यूस प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सही बात है। फॉगपोनिक्स जिसको एग्रोपोनिक्स भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? एरोपोनिक्स बोलते हैं, जिसमें हवा के अंदर प्लांट उगाए जाते हैं, इनको स्प्रे करके खाना पानी दिया जाता है। फॉग मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एयर। और यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ फॉगपोनिक्स है वो यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, एक सब टेक्निक एरोपोनिक्स के अंदर ही। बट यहाँ पे जो फॉगपोनिक्स में स्पेशल ये है कि इसमें जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको मॉनिटर की जाती हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फॉग स्प्रेयर है ना, जो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वो इससे यहाँ पे इस्तेमाल करके, मतलब यहाँ से मैनेज किए जाते हैं। क्वेश्चन 15 है, विद रेफरेंस टू ग्रीन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमको बात किसी करनी है ग्रीन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट एंड द कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप प्रोजेक्ट। हमको ग्रीन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट एंड द कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप प्रोजेक्ट की बात करनी है, बट इसके बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है यार, है ना। द प्रोजेक्ट एम टू कैटलाइज ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर टू सपोर्ट अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स एंड कंजर्व क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्च द प्रोजेक्ट विद कोलैबोरेशन विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड असिस्टेड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये भी सही बात है। किबुल लेमजाओ नेशनल पार्क ऑफ द मणिपुर इज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द कंजर्वेशन वैल्यू लैंडस्केप अंडर द प्रोजेक्ट। देखो भाई, किबुल लेमजाओ को यहाँ पे नहीं माना गया। यहाँ पे हमारे पास जो 5 स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर लैंडस्केप आइडेंटिफाई किए गए हैं। किबुल लेमजाओ जो है मणिपुर के अंदर, जहाँ पे हमारे पास फुमदीज देखने को मिलता है, वहाँ पे नहीं है भाई, ठीक है। सो मतलब एक डियर देखने को मिलता है, मेनली डियर की वजह से रिस्पॉन्स ये फेमस है। बट हमारे पास जो पांच लैंडस्केप्स हैं वो कौन कौन से मैं बताता हूँ यार। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लैंडस्केप है, जिसके अंदर यहाँ पे ये जो लैंडस्केप जो हमारे पास ये है ना, नाम दिया गया ना, क्या क्वेश्चन है भाई? देखो, लैंडस्केप बोला गया कि हमारे पास ग्रीन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर कुछ लैंडस्केप 5 लैंडस्केप है। पहले तो हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास चंबल लैंडस्केप है ना। उसके बाद मिजोरम के अंदर हमारे पास दाम्पा लैंडस्केप, उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल है ना, राजस्थान के अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क एंड उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट, दैट इज कॉर्बेट राज्य नेशनल लैंडस्केप बोल सकते हो कि यही है यार, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd इज इनकरेक्ट, किबुल लेमजाओ यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं यार। रिसेंटली इन द न्यूज़ पूसा FSF, तो पूसा FSF जो कि डेवलप किया था IARI ने, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो पूसा
SF क्या है भाई? ये हमारे पास ऑन फार्म ग्रीन एनर्जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्लूटेन्स को, जो वीट है ना, वीट डो से हमारे पास ग्लूटेन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इट्स रिजरेशन। सो इट इज अ ऑन फार्म ग्रीन एनर्जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, जिससे क्या होता है, हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। हमको बात किसकी करनी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। ओके, हमको बात किसकी करनी है, कृषि विकास योजना, रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन की बात करनी है। RKYV रफ्तार की बात करनी है, ठीक है, ये स्कीम की बात करनी है, RKYV रफ्तार स्कीम की। इट इज़ एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू प्रमोट एग्रीप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस बाय फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल एड एंड नर्चरिंग अ सिस्टम ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन। बिल्कुल सही बात है यार। फंड ग्रांटेड अंडर दी RKVY रफ्तार स्कीम आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है भाई। हाँ, यहाँ पे जो फंड है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर करती है। इट इज नॉट डायरेक्टली टू दी बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सर्टिफाइड जूट सीड प्रोग्राम। हमको बात किसकी करनी है, सर्टिफाइड जूट सीड प्रोग्राम की बात करनी है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज लॉन्च सर्टिफाइड जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफाइड जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान अंडर द इम्प्रूव कल्टिवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज फॉर jute program. The improved cultivation and advanced rating exercise for jute was launched in West Bengal and Assam with an aim to double the jute farmer income. देखो ये जो फर्स्ट है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने इसको लॉन्च किया था इस स्कीम को, वो गलत है भाई, बिकॉज इट इज़ लॉन्च बाय हूम, इट इज़ लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड नॉट MSME, ठीक है। The improved cultivation and advanced ratings exercise for jute was launched in the West Bengal and Assam with an aim to double the jute farmer income. ये बिल्कुल सही बात है यार। असम और बंगाल के अंदर मेन हमारे पास जूट कल्टिवेशन होता है एंड हमारे पास गारमेंट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, बांग्लादेश को, बिकॉज आज़ादी के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज चली गई एंड वहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह B। क्वेश्चन नंबर 19 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल बी बोर्ड। NBB की बात करनी है, नेशनल बी बोर्ड की बात करनी है। NBB वर्क अंडर द एजिस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जो मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एट प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल वे ऑफ बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन इन इंडिया। जो नेशनल बी बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड MSME के साथ मिलकर काम करता है, जिससे हमारे पास जो ट्रेडिशनल वे ऑफ बी कीपिंग है उसको प्रिजर्व कर पाएँ। कि ये सही बात है यार? देखो भाई गलत बात है, बिकॉज ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिलके काम करता है, ठीक है। सो इट इज़ इनकरेक्ट, मतलब जो NBB है इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर and not Ministry of MSME or something else. The Union Minister of Medium and Small Enterprises is the ex officio chairman. जो MSME का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है, वो हमारे पास एक्स ऑफिसो चेयरमैन है क्या? नो, जो सेक्रेटरी होते हैं, है ना, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर के अंदर, है ना, मतलब एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जो सेक्रेटरी हैं, नॉट मिनिस्टर, बट जो सेक्रेटरी होते हैं ना, IAS ऑफिसर्स जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, वो यहाँ पे इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं।
तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे पूछा गया नॉट करेक्टली मेंशन विथ इन रेस्पेक्ट टू माइत्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम। हमको बात किसकी करनी है यार, माइत्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम की बात करनी है। द पूषा कृषि इंक्यूबेटर ऑफ ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च द माइत्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम। क्या पूषा कृषि इंक्यूबेटर ने मिलकर इसको लॉन्च किया है भाई? बिल्कुल सही बात है यार। इट इज़ अ 6 month मॉनिटरिंग प्रोग्राम प्रमोटिंग एग्री स्टार्टअप विथ इनोवेटिव आइडियाज बिटवीन इंडिया एंड अदर ब्रिक्स कंट्रीज। देखो भाई ये इंडिया और ब्राज़ील के बीच में ही है, नॉट इंडिया एंड अदर ब्रिक्स कंट्रीज, इट इज जस्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। मैत्री इंक्यूबेशन पीरियड जो है इंडिया और ब्राज़ील के बीच में ही है, नॉट अदर ब्रिक्स कंट्रीज। ओनली एग्रीटेक स्टार्टअप आर सेलेक्टेड, तो गलत हो गया, हमसे गलत ही तो पूछा गया है। ओनली एग्रीटेक स्टार्टअप्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार्टअप India guidelines under this program and will be mentored by expert along with access to global market। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मधु क्रांति पोर्टल। हमसे क्या पूछा गया है, मधु क्रांति पोर्टल के बारे में पूछा गया है, हमसे करेक्टली मैच बताना है। मधु क्रांति पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल बी बोर्ड। देखो नेशनल बी बोर्ड जो है एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट है, इसका जो हमारे पास स्कीम है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मधु क्रांति पोर्टल है वो नेशनल बी बोर्ड का एक इनिशिएटिव है। द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ हनी एंड ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम अडल्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है यार। द टेक्निकल पार्टनर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म इज इंडियन बैंक। क्या इंडियन बैंक यहाँ पे इसके अपने पास टेक्निकल पार्टनर्स होते हैं जो मधु क्रांति पोर्टल है उसके जो डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा। हमको बात किसकी करनी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा की बात करनी है। द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा वाज अमंग द हाइलाइट्स एक्शन प्लेज डिसाइडेड बाय द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इन 2018 एट COP24 ऑफ द UNFCCC इन कोटविच, पोलैंड। ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा है, क्या वो हमारे पास जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एजेंडा का पार्ट है? भाई ये बिल्कुल सही बात है कि ये इसका पार्ट है, बट इसको कहाँ पे लिया गया था? COP24 ऑफ UNFCCC में बोल रहा है, गलत बात है यार। इट इज COP26 जो कि ग्लासगो के अंदर हुआ था, वहाँ पे इसको लिया गया था। 27 countries signed the action agenda and India is opted out of joining this इनिशिएटिव। देखो भाई ऑप्टेड आउट की बात नहीं है, जो 27 कंट्रीज है इसमें इंडिया भी आता है जिसने साइन किया है, जो हमारे पास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एजेंडा है उसको, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कमिटेड टू स्पेंड $25 billion इन क्लाइमेट फाइनेंस एनुअली टिल 2025 दो इट क्लाइमेट एक्शन प्लान, मतलब थ्रू इस क्लाइमेट एक्शन प्लान। बिल्कुल सही बात है, क्लाइमेट एक्शन प्लान के थ्रू जो वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा देने की बात की है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है यार, हाउ इज ऑर्गेनिक फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे नेचुरल फार्मिंग से डिफरेंट है, ये हमसे पूछा गया है। इन नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स लाइक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग मैन्योर एक्सेट्रा आर यूज्ड, वेयर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग नाइदर केमिकल नॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। गलत बात है यार, जो नेचुरल फार्मिंग है उसके अंदर हमारे पास केमिकल या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐड नहीं किए जाते। जो ऑर्गेनिक फार्म है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैन्योर्स, कंपोस्ट, काउ डंग ये सब चीज़ की बात की जाती है, तो ये उल्टा बोल रहा है। इस तरह यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, इसमें कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। यहाँ पे नो ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर, नो ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर। भगवान नेचुरल में क्या समझ नाम से समझ आता है, नेचुरल मतलब नेचुरली कुछ अपने आप। बेसिक एग्रो प्रैक्टिसेस लाइक प्लोइंग, टिल्टिंग, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर, वेडिंग आर दी परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, whereas the composition of organic matter by microbes and earthworm is encouraged in natural farming। बिल्कुल सही बात है, नेचुरली होता है ये, इसलिए नेचुरल फार्मिंग दिया है। बट हमारे हाथ से हम जो कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स, वेडिंग, वो एग्रो फार्मिंग मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम आता है। थर्ड है, नेचुरल फार्मिंग इज स्टिल एक्सपेंसिव ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क मैन्योर एंड इट हैज़ एन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो बल्क मैन्योर की जरूरत पड़ेगी भाई,
क्या नेचुरल फार्मिंग में, तो हमने देखा ना यार, नेचुरल फार्मिंग मतलब नेचर में अपने आप खेती होने दो, तो उसको बोलते हैं लो कॉस्ट फार्मिंग मेथड। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत एक्सपेंसिव है, बिकॉज उसमें सारा बहुत ज़्यादा मैन्योर चाहिए, है ना, आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छे से रखना है, तो ये इट इज़ इनकरेक्ट, है ना। इट इज़ नॉट नेचुरल फार्मिंग जहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, इट इज़ द ऑर्गेनिक फार्मिंग विच इज़ एक्सपेंसिव। हमसे कैट पूछा गया यार, कैट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। हमको बात किसकी करनी है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की बात करनी है। वाइल ट्रेडिशनल सोइंग रिक्वायर्स कंटिन्यूस फ्लडिंग ऑफ फील्ड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन नीड्स ओनली इंटरमिटेंट इरिगेशन। बिल्कुल सही बात है यार, जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है वहाँ पे हम पर्टिकुलर जगह पे, है ना, ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करके या फिर जो इंटरमीडिएट फ्लडिंग इंटरमीडिएट इरिगेशन का इस्तेमाल करके पानी को बचाते हैं, ग्राउंड वाटर को बचाते हैं, राइस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। बट जो ट्रेडिशनल जो सोइंग मेथड है, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी पूरा भर दिया जाता है, सपोज करिए खेत हो गया, इसको पूरा पानी से भर दिया जाता है ना, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता यार सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में। बिल्कुल सही बात है। अनलाइक डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स। गलत बात है यार, बिकॉज डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो होता है ना, जो कि पर्टिकुलर राइस वेराइटी के लिए ही सुटेबल होता है, बट है ना, जो SRI है, दैट इज सस्टेनेबल राइस इंटेंसिफिकेशन, इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ इस फर्टाइल irrespective of the fertile status, बिकॉज जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द राइस है उसमें हमारे पास फर्टाइलाइजर की जरूरत पड़ती नहीं, तो नहीं उग पाएगा वो। ठीक है, आप समझना, एक खेत हो गया, इसमें डायरेक्टली आपने सीड को फेंक दिया, तो जब तक सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा तो ये नहीं उग पाएगा। लेकिन अब सब बात करेंगे SRI की। SRI मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, वेदर फर्टाइल और इनफर्टाइल और लेस फर्टाइल। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर लेस फर्टाइल सॉइल। The number of seed required to make a nursery in a system of rice intensification is higher than that of traditional method of rice cultivation। जो हमारे पास नर्सरी के अंदर जो सीड्स चाहिए, क्या वो ज़्यादा लगते हैं भाई? नहीं, कम लगते हैं, बिकॉज इसमें हम राइस इंटेंसिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ सीड रिक्वायर्ड इज हायर बोल रहा है, गलत बात है। ट्रेडिशनल मेथड, इसमें आप फेंक फेंक के उगा रहे हो, उसमें एक चांसेस होंगे कि जो राइस के प्लांट होंगे कुछ खराब हो जाएंगे, तो उसमें कम ज़्यादा लगता है ट्रेडिशनल मेथड में, नॉट इन SRI। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा B। 25 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवेंडर कल्टीवेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लेवेंडर की खुशबू तो बच्चे बच्चे को पसंद आती है। पर्पल रिवॉल्यूशन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एम्स एट इंक्रीजिंग लेवेंडर कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जो पर्पल रिवॉल्यूशन है, क्या वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लेवेंडर कल्टीवेशन को बढ़ाने की बात करता है भाई? बिल्कुल सही बात है, वो बढ़ाने की बात तो करता है, बट इट इज़ नॉट लॉन्च बाय हूम, इट इज़ नॉट लॉन्च बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इट इज़ लॉन्च बाय द साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने इसको लॉन्च किया था, जो कि किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। दिस इज इनकरेक्ट। अरोमा मिशन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड प्लांटिंग मटेरियल डिस्टिलेशन यूनिट एंड ट्रेनिंग टू फार्मर्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ लिवेंडर ऑयल। जो अरोमा मिशन है वो किसके साथ एसोसिएटेड है भाई? है ना, इट इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? ट्रेनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे लिवेंडर ऑयल को। बट इसको लॉन्च किसने किया था भाई? इसको लॉन्च किया था हमारे पास CSIR ने, और हमको ये पता होना चाहिए कि CSIR जो है वो कहाँ की किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। सो जो अरोमा मिशन है उसको भी CSIR ने लॉन्च किया था, जो हमारे पास पर्पल रिवॉल्यूशन है उसको भी CSIR ने लॉन्च किया था, दैट इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नॉर्थ ईस्ट रीजन saw the successful cultivation of saffron for the first time in the यांगांग विलेज ऑफ साउथ सिक्किम। बिल्कुल सही बात है यार, पहली बार जो कि हमारे पास सेफ्रॉन का बाउल है इंडिया के अंदर हमारे पास, वो क्या है? कश्मीर है। हम लोग पहली बार देखने को मिला कि सिक्किम के अंदर, इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहली बार उगाने को देखने को मिला सेफ्रॉन यार। ठीक है, और मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस है सेफ्रॉन। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B3 ओनली।
क्वेश्चन 26 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल इमिशन। हमको बात किसकी करनी है, एग्रीकल्चरल इमिशन की बात करनी है, एग्रीकल्चर इमिशन की बात करनी है। एज पर द नेशनल ग्रीन गैस इन्वेंट्री, राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर। क्या इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर हाईएस्ट सोर्स जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का वो राइस कल्टीवेशन है भाई? नो, इट इज थर्ड लार्जेस्ट। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है इन द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम वो कहाँ से होता है भाई? फर्मेंटेशन से होता है, फिर फर्टिलाइजर यूज से होता है, उसके बाद राइस से होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। मैक्सिमम फ्रॉम फर्मेंटेशन। तो ये डाटा जो होता है लोग ना इसको इग्नोर मार देते हैं चीज़ों को, ठीक है, लेकिन ये हमको नहीं समझना, ये हमको नहीं करना भाई, ठीक है। इट इज़ अराउंड 50%, इट इज़ अराउंड 20% एंड इट इज़ अराउंड 18%, ठीक है। सो इट इज़ इनकरेक्ट। द पैडी फील्ड्स आर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन विच आर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल सही बात है, हमने उगाया इसीलिए यहाँ पे ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। द इंटरमीडिएंट फ्लडिंग और इंटरमीडिएंट इरिगेशन ऑफ राइस रिड्यूस वाटर, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। हमने ऊपर में बात की थी यार, है ना, कि इंटरमीडिएंट फ्लडिंग रिड्यूस दी मीथेन एमिशन, बट इससे हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं, बट आपको समझनी है इस चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मीथेन तो कम हो जाएगा बट नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगा इंटरमीडिएंट इरिगेशन से। तो इसी चीज़ तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं यार, इसीलिए तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, बुक से पढ़ नहीं रहे, बिकॉज उससे आपको कभी समझ नहीं आएगा, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 27 है, स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन for agriculture use, scaling solar application for agriculture use which focuses on providing greater energy access and sustainable irrigation solution to farmer through deployment of solar water pumping system in member countries is an initiative of which of the following organization। ये जो स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर यूज है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, ये हमसे पूछा गया है। सो इट इज द इनिशिएटिव ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, सोलर ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। हमको बात करनी है इंटरनेशनल क्रॉप इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। जो सेमी एरिड ट्रॉपिक है जहाँ पे थोड़ा बड़ा एनवायरमेंट ठीक नहीं है, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। इसके बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट इन ड्राई लैंड्स ऑफ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। बिल्कुल सही बात है यार, नॉन प्रॉफिट भी है, नॉन पॉलिटिकल है, जो कि जो गर्म जगह है वहाँ पे, जैसे कि केनिया हो गया, जो हमारे पास एशिया के जो रीजन्स हैं। इंडिया हैज़ ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics as an UN organization operation in Indian territory, making it an eligible for special immunities and tax privilege। बिल्कुल सही बात है यार। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है याद रखना, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पटानचेरू में, जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद, इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजनल सेंटर्स भी है बट हेड क्वार्टर यहाँ पे इंडिया के अंदर है। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों करेक्ट है। और याद रखना ये जो हमारे पास है ना इंडियन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये 1972 में आया था। एंड इसको जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कन्वीट कौन करता है, कंसोरियम जो ऑर्गेनाइजेशन था, कंसोरियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ये कन्वीट किया गया था, फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। इंडिया जो है शुरू से एक होस्ट कंट्री रहा है, तो स्पेशल स्टेटस इसको मिला है भाई। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जगह बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिलेज इन एग्रीकल्चर। हमको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिलेज की बात करनी है इन एग्रीकल्चर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिलेज इन एग्रीकल्चर की बात करनी है। टिलेज इज डन टू ऑब्टेन आइडियल कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, आइडियल कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द क्रॉप।
बिल्कुल सही बात है। टिलेज किया जाता है, टिलेज में तो समझना एक तरह से जुताई, ठीक है। टिलेज हेल्प टू कंट्रोल वाटर रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन फ्रॉम द फील्ड, बिल्कुल सही बात है यार। जीरो टिलेज सॉइल इज होमोजीनस इन स्ट्रक्चर विथ मोर अर्थवॉर्म एज कम्पेयर टू टिलेज और टिल्ड सॉइल, बिल्कुल सही बात है। जीरो टिलेज में तो समझना यहाँ पे टिलेज नहीं होती यार, है ना। ये जो होता है ना, जो जीरो टिलेज होता है इसको हम नो टिलेज ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो न्यू क्रॉप इज प्लांटेड इन द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, है ना, विदाउट एनी प्रायर सॉइल टिलेज, जिसमें बिना जुताई की जो जहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू है वहीं पे दूसरा प्लांट को प्लांट कर देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है ना, इसको तभी कर सकते हैं भाई जब जितने वीड्स हैं उसको क्या कर दिया जाए, है ना, मार दिया जाए इंसेक्टिसाइड या फिर हर्बिसाइड से। जीरो टिलेज इज इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट विच इज नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया प्रेजेंटली, ना भाई ना, इसको प्रैक्टिस किया जाता है भाई, इंडिया के अंदर नहीं प्रैक्टिस किया जाता, बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार, ठीक है। हमारे पास जो नो टिलेज अप्रोच है वो 1960 से ही फार्मर्स के द्वारा, है ना, जनरली इंडिया गंगेटिक प्लेन्स में यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, गुंटूर के अंदर, गोदावरी के अंदर, ठीक है। सो इंटेंसिव मैनर में हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, एक्सटेंसिव मैनर में। तो करेक्ट हमसे पूछा गया करेक्ट जगह 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 30 है यार। और देखो जीरो टिलेज के फायदे नुकसान भी हैं। फायदा ये तो है कि हाँ हमारे पास देखो होमोजेनस स्ट्रक्चर होता है विद ग्रेटर नंबर ऑफ अर्थवॉर्म, ये तो सही है ना, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पे हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि जो पेरेनियल वीड्स के प्रॉब्लम्स हैं, है ना, हमारे पास हाई नंबर ऑफ वॉलंटियर प्लांट्स होते हैं जो कि पेस्ट होते हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एंड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो कि अप्लाई करना पड़ता है फॉर मिनरलाइजेशन वो ज़्यादा होता है यार जीरो टिलेज में, है ना। तो वीड्स की दिक्कत है मेन, ये समझना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस क्रॉपिंग मेथड प्रैक्टिस इन इंडिया। हमको बात करनी है किसकी, क्रॉपिंग मेथड की। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विद डिस्टिंक्ट, और ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विद डिस्टिंक्ट रो। देखो हाँ यहाँ पे याद रखना, ये जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें जीरो टिलेज फार्मिंग टिलेज है, टाइप्स ऑफ टिलेज एंड क्रॉपिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई हमारे पास, है ना। एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में इन्वायरमेंट के अंदर ये बार बार पूछा जाता है ना। एग्रीकल्चर हम जियोग्राफी में भी कवर करेंगे, बट उसमें जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे। इकोनॉमी में भी कवर किया जिसमें हमने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखा, अभी हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्रॉपिंग मेथड में बात करनी है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विद डिस्टिंक्ट रो ऑन द सेम फील्ड एट सेम टाइम इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग। इसे फिर यहाँ पे डिफरेंट, फिर यहाँ पे डिफरेंट, फिर यहाँ पे डिफरेंट, फिर यहाँ पे डिफरेंट, इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं यार, इसको इस प्रकार फार्मिंग क्या बोलते हैं हम, क्या इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं भाई, इस प्रकार के फार्मिंग को, कि ये मिक्स्ड फार्मिंग है। सो दिस बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल, बिकॉज मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इंटरमिंगल्ड विदाउट एनी रो अरेंजमेंट, है ना, इंटरमिंगल्ड फॉर्म में यहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है ना। डिस्टिंक्ट पैटर्न में अगर ग्रो कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, बीच बीच में तो इंटर क्रॉपिंग, कन्फ्यूज नहीं होने का, हमको याद रखने का, बीच बीच में तो इंटर, बीच मतलब बीच इन द सेंस बीच, बीच मतलब मिडिल, मिडिल मतलब इंटर, ठीक है, मिडिल मतलब इंटर। सो दिस आर इंटरमिंगल्ड, सो इंटरमिंगल्ड हो रहे हैं तो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, आपस में मिला के कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी, बहुत सारा, ठीक है। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इंटरमिंगल्ड विदाउट अगर रो कॉलम है, विदाउट, विथ रो इज इंटर क्रॉपिंग एंड विदाउट रो इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। सो ये गलत बोल रहा है। शुगर के बनाना आर एग्जाम्पल ऑफ रटून क्रॉपिंग, रटून मतलब समझना, रटून क्रॉपिंग में क्या होता है यार, रेजिंग अ क्रॉप विथ, है ना, रैक ग्रोथ कमिंग आउट ऑफ रूट्स और स्टॉक ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप। मतलब सपोज करो यहाँ पे कोई प्लांट हो गया, इससे यहाँ पे आप देखना होगा आपने कि यहाँ पे सपोज करो बनाना हो गया, फिर आपने सपोज करो शुगर के यहाँ पे जड़ जड़ निकले होते हैं, इनको काट के ऐसे उगाना, इनको काट के ऐसे उगाना, इस कॉल्ड एज रटून क्रॉपिंग, बिल्कुल सही बात है यार। बनाना एंड शुगर को ऐसे उगाया जाता है, बनाना एंड शुगर के इनको, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, 1 और 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्माकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमको बात इसकी करनी है, पर्माकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रिएट्स एन एनर्जी लूप वेयर एज अ पर्माकल्चर साइट एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स। कि ये स्टेटमेंट सही है भाई, गलत है, बिकॉज जो मेन डिफरेंस है पर्माकल्चर या फिर
एक एनर्जी साइकिल में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमसे पूछा गया है, मतलब जो एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए पर्माकल्चर में क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर बिफोर लिविंग द सिस्टम एंटायरली, हैंस इट इज एनर्जी लूप, है ना। पर्माकल्चर में क्या होता है, एक एनर्जी लूप बनता है यहाँ पे, ठीक है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक गार्डनिंग की बात करें, इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड द वेस्ट फ्रॉम वन प्लांट बिकेम द फूड फॉर अनदर प्लांट, हेंस दिस मेथड फार्मिंग एक्ट एज एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, इसमें चारा के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, इट इज एनर्जी सोर्स, ओके, है ना। इट इज़ नॉट एनर्जी लूप। दी पर्माकल्चर, बिकॉज इसमें हमारे पास क्या होता है, रिसाइकलिंग, मतलब पर्माकल्चर में क्या होता है, जो सोर्स होता है है ना, हमारे पास एक तरह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वन सोर्स टू अनदर होता है ना, सिस्टम को लीव करने से। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी लूप। मेन ये याद रखना है, क्या कैसे है वो नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनर्जी सोर्स एंड पर्माकल्चर इज एनर्जी लूप। सो यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, जो कि आप समझना, आप किताबों से करोगे तो आप भूल जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग फोकसेस ऑन होलिस्टिक बैलेंस बिटवीन द आउटडोर एंड द इंडोर इन्वायरमेंट इन एन हारमोनियस एंड नेचुरल वे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, क्या वो एक तरह से आउटडोर एंड इंडोर इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की बात करता है? नो, इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग बट द पर्माकल्चर। जो पर्माकल्चर है ना, वो हमारे पास एक नेचुरल वे में आउटडोर एंड इंडोर इन्वायरमेंट को बना के रखने की बात करता है। बट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, वो एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है विदाउट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। पर्माकल्चर फोकसेस on mostly growing annuals such as corn, rice, legumes and other vegetables, whereas organic farming concentrates more on perennials like artichoke, asparagus, rhubarb, fruits, nut trees, berry bushes। तो ये उल्टा बोल रहा है भाई। पर्माकल्चर आपको समझाता हूँ, समझना। आप किसी बड़े घरे में देखे होगे कि आपने आसपास गमले में ना, घर के दीवारों के बगल में, घर के ओपनिंग में, है ना, पेड़ लगा के रखते हैं। पेरेनियल प्लांट्स होते हैं ना, एकदम सजावटी टाइप के, उसको बोलते हैं पर्माकल्चर, ठीक है। एंड वहाँ पे हमारे पास कॉर्न, राइस, लेग्यूम्स ग्रो नहीं किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रो किया जाता है। ये उल्टा बोल दिया जा रहा है, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया, इनकट पूछा है भाई। इनकट तो तीनों के तीनों है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर्माकल्चर का भी एक क्वेश्चन है। हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का और पर्माकल्चर का। इससे हमारे दिमाग में चीज़ें ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती है यार। इस तरीके से समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा तरीका अलग होना चाहिए, हमारा तरीका अलग होना चाहिए, तो जाकर रिजल्ट भी अलग आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मार्ट और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हमको बात किसी करनी है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करनी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वॉज डेवलप बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO ने डेवलप किया था। क्या इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को? बिल्कुल सही बात है। जो ह्यू कन्वेंशन और ह्यू कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी इन क्लाइमेट चेंज, उसमें यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आया था। Climate smart agriculture is based on three main pillars, namely increasing productivity, reduce emission and decrease input subsidy। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो पिलर्स हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के डज नॉट इंक्लूड डिक्रीज इनपुट सब्सिडी। यार इनपुट सब्सिडी कम करने की बात नहीं करता, इसमें ये बोलता है कि ठीक है हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ठीक है हम यहाँ पे एनहांस करेंगे रेजिलियंस को, रिड्यूस करेंगे एमिशन को, ठीक है। यहाँ पे कोई भी तीन पिलर्स हैं, सही बात है। बट तीन पिलर्स में हमारे पास जो पिलर्स हैं, तीन जो खंभे हैं, उसमें कौन कौन से हैं? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, है ना, एनहांसमेंट ऑफ रेजिलियंस एंड रिड्यूसिंग एमिशन। ये पिलर्स हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के। डिक्रीजिंग इनपुट सब्सिडी इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 32 का ए। 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रॉप्स। हमको क्रॉप्स की बात करनी है। टी नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप। जो टी है, चाय जो है, वहाँ पे वेल ड्रेन सॉइल की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। जेंटल स्लोप इसी तो आप देखना असम के, है ना, जहाँ पे पहाड़ी एरिया है उसके इस तरह से एरिया में उगाया जाता है। केरला के पहाड़ी एरिया में जहाँ पे पानी ना रुके, यहाँ पे बह जाए। दिस इज करेक्ट। जूट ग्रो वेल ऑन एलुवियल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है। तो वेस्ट बंगाल के जो हैवी रीजन है ना, वेस्ट बंगाल एंड असम के अंदर हमारे पास जो हैवी बारिश होती है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं।
सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट है ना। एक ट्रॉपिकल प्लांट है, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन छोड़ो राइस हो गया। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। भाई हमारे पास इट इज़ नॉट 180, डेट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अराउंड 210। ये डे इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है यार। अराउंड 210 डेज ऑफ फ्रॉस्ट फ्री है ना, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज है ना, ब्राइट सनलाइट बिल्कुल सही बात है, हाई टेम्परेचर बिल्कुल सही बात है, बट ये जो डेट है ना, डे याद रखना। और इसी चीज़ को आप क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना किताबों से, आपको भी पढ़ाया जाएगा ना, तो आप भूल जाओगे। तो लेक्चर्स में जो आप 2-2 घंटे में समझते हो वो एक तरह से घुसता दूसरे तरह से भाग जाता है यार। यहाँ पे मैंने जो 10 मिनट समझाया वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है यार। करेक्ट क्या है? करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द रिजनरेटिव एग्रीकल्चर। हमको रिजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात करनी है। इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं यार। इट डिस्क्राइब फार्मिंग एंड ग्रेजिंग प्रैक्टिस दैट रिवर्स क्लाइमेट चेंज बाय रीबिल्डिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड सॉइल डायवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, नाम से समझ आ रहा है। रिजुविनेटिव मतलब रिजुविनेट करने की बात करें, रीबिल्ड करने की बात की है, वो सॉइल जो खराब हो चुके हैं रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं हम उसको, बायोडायवर्सिटी को। इट इज़ डायनेमिक एंड होलिस्टिक इनकॉर्पोरेटिंग पर्माकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है। पर्माकल्चर मैंने बताया कि हमने क्या किया, हमारे पास कवर जो हमारे पास एक तरह से अच्छे दिखने वाले प्लांट्स उगाए, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जिससे हमने फर्टिलाइजर रिड्यूस किया, है ना, जीरो टिलेज की बात की, है ना, हमारे पास मोबाइल एनिमल शेल्टर्स बनाने की बात की, ठीक है। दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया यार। करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा 34 का सी। 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिकन पी। हमको बात किसकी करनी है? चिकन पी की। बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप है। चिकन पी जीनोम इनिशिएटिव इज लेड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल गलत बात है भाई। जो चिकन पी जीनोम जो हमारे पास इनिशिएटिव है वो हमने देखा था ना शुरुआत में, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है ना, उसने यहाँ पे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स उसने यहाँ पे इसको लॉन्च किया था। ग्रोन इन मोर देन 50 कंट्रीज, चिकन पी इज द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट कल्टिवेटेड लेग्यूम। बिल्कुल सही बात है यार। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिकन पी। बिल्कुल सही बात है। चिकन पी मतलब समझ लेना चना भाई, जो चना हम खाते हैं काबुली चना टाइप रहता है ना, गोल गोल, उसको बोलते हैं चिकन पी, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट जगह 2 और 3 ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का ये। क्वेश्चन 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायो फर्टिफाइड राइस। हमको बायो फर्टिफाइड राइस की बात करनी है, ठीक है। द फर्स्ट बायो फर्टिफाइड स्टेपल क्रॉप गोल्डन राइस वॉज डेवलप टू टैकल विटामिन सी डेफिशिएंसी। बच्चे को पता होना चाहिए इट इज़ विटामिन ए डेफिशिएंसी यार। गोल्डन राइस जिसको हम मोराइसा सटाइवा बोलते हैं उसमें विटामिन ए है ना, बीटा कैरोटीन की जो जीन है यहाँ पे उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया। सो दिस इज इनकरेक्ट। बायो फर्टिफाइड राइस इज वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी इंटरवेंशन फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है यार। कम पैसे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन कर सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को देखते हुए, ये क्या है भाई? हमारे पास ये बायो फर्टिफाइड राइस है। बायो फर्टिफाइड राइस हैज़ नो साइड इफेक्ट। देखो भाई दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो, है ना। हाइपर विटामिनेसिस हो सकता है, विटामिन ए बढ़ सकता है, टॉक्सिकोसिस देखने को मिल सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकता है ना। तो दिस इज इनकरेक्ट, एक्सट्रीम वर्ड है पहली बात तो। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाम ऑयल। तो देखो चना हमने देख लिया, चिकन की देख लिया, पाम ऑयल देख लिया। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं ना जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इज इंडिया। क्या इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है? बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा बनाते कौन है? सबसे ज़्यादा उगता कहाँ पे? प्रोड्यूसर कौन है? सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इट इज़ इंडोनेशिया। रिसेंटली दी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, इसीलिए न्यूज़ में रहता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाम ऑयल का, बिकॉज ये पुराना नहीं हुआ अभी तक यार, ठीक है। जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है दैट इज ऑयल पाम लॉन्च विद स्पेशल एम्फेसिस गिव टू नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स ड्यू टू द कंड्यूसिव वेदर कंडीशन इन द रीजन। देखो भाई इंडोनेशिया मलेशिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं एंड हमारे पास स्पेशल एम्फेसिस किसको दिया गया है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट को दिया गया है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को दिया गया है, ठीक है। तो लॉन्च नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन नहीं भाई, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार। दिस इज इनकरेक्ट।
इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन द प्रोडक्शन। तो हमेशा चीज़ों को एकदम धीरे धीरे से ध्यान से पढ़ना, बिकॉज अभी नॉर्थ वेस्ट को मैंने नॉर्थ वेस्ट को अगर नॉर्थ ईस्ट पढ़े जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमारा आदत हो गया है ना भाई पढ़ की चीज़ों को, तो जो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत बार रहती है ना, हमारा दिमाग उसको बाय द वे वैसे ही इंटरप्रेट कर लेता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट लिखा है यार, नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखा है, तो ये गलत बोल रहा है। इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड बायोफ्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ है यार, कुकिंग ऑयल के फॉर्म में तो है ही, है ना, कॉस्मेटिक के अंदर, केक्स के अंदर, चॉकलेट्स के अंदर, शैम्पूज़ के अंदर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, बायोफ्यूल के अंदर, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। कट हो जाएगा सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 38 है यार, विच द फॉलोइंग आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। हमको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करनी है, सोशल फॉरेस्ट्री की बात करनी है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टलैंड, बिल्कुल सही बात है। इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल की बात करता है ये। हमारे पास सोशल फॉरेस्ट्री नाम से समझ आ रहा है यार चीज़ों को। इन्वायरमेंट में जनरली क्वेश्चन आसान होते हैं, बिकॉज नाम से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा टेक्निकल होते हैं, थोड़े फैक्चुअल होते हैं, चीज़ों को आपको बताना होता है, हाईएस्ट लोएस्ट, है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, है ना, बट आपको समझना यार कंपटीशन में वो क्वेश्चन आपको आगे नहीं ले जाएंगे जो सबको आते हैं, वो क्वेश्चन आपको ले जाएंगे आगे जो किसी को नहीं आता, फिर कुछ लोगों को आता है। तो वो इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं जो कि क्वेश्चन बनाने के बाद ही समझ आते हैं। अगमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करता है, बिल्कुल सही बात है यार। अगमेंटेशन मतलब क्या है, ट्रीज एक्ट एज अ हैबिटेट फॉर वेरियस फ्लोरा एंड फौना, है ना, विच एड्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द लोकल इकोसिस्टम। इसीलिए हम बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने की बात करें, जिससे हमारे पास सोशल फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। एंड इंप्रूविंग एयर क्वालिटी, बिल्कुल सही बात है, हमने सोशल फॉरेस्ट्री किया, है ना, उसको हमने पेड़ लगाया तो सॉइल का कंजर्व होगा ही होगा, बायोडाइवर्सिटी आएगा ही आएगा, एयर क्वालिटी भी अच्छा होगा, है ना। डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू फॉरेस्ट्री, ये क्या हमारे पास इसका बेनिफिट है यार? नहीं भाई, डाइवर्जन इज नॉट अ बेनिफिट। हम तो एग्रीकल्चर लैंड कर देंगे फर्स्ट में, तो फिर कहाँ से हमारे पास पेड़ बचेंगे? करेक्ट हो जाएगा B1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। देखो भाई कितना इंपॉर्टेंट, दो बार कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट तो क्वेश्चन नहीं है, वो समझ लेना है कि जो सोशल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं? फार्म फॉरेस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। एग्रो फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, ये सारे के सारे जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सोशल फॉरेस्ट्री के, जहाँ से हमारे पास क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमने देख ही लिया भाई। अगमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंप्रूविंग एयर क्वालिटी की बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल की बात करता है, ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड की बात करता है, और जो लैंड रिसोर्स है उसको ऑप्टिमली यूज़ करने की भी बात करता है ये, ठीक है। और पहली बार जो टर्म था ना सोशल फॉरेस्ट्री का, जो टर्म था वो हमारे पास नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने दिया था, ठीक है। तो इसको भी दिमाग रखना, कभी वो पूछ लेता है यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कल्टीवेशन ऑफ मिलेट क्रॉप। मिलेट 2023 इज नोन एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इसीलिए बहुत यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। मिलेट आर क्लासिफाइड इनटू द मेजर एंड माइनर मिलेट बेस्ड ऑन द प्लांट साइज। क्या प्लांट साइज के बीच में इसको मेजर एंड माइनर मिलेट के बीच में क्लासीफाई किया? नो, इट इज़ नॉट द प्लांट साइज बट द ग्रेन साइज, कितना छोटा है कितना बड़ा है उसके देखते हुए मेजर एंड माइनर मिलेट के नाम पे से घोषित किया है। मिलेट आर रिच इन ग्लूटेन विच हेल्प एज अ डिटॉक्सिफिकेट और डिटॉक्सीफाइंग एजेंट इन द बॉडी। देखो ग्लूटेन जो होते हैं ना, वो मतलब मिलेट जो होते हैं ग्लूटेन फ्री होते हैं, है ना, एंड दे आर नॉन एलर्जिक, बिकॉज ग्लूटेन हमारे बॉडी के लिए ख़राब होते हैं। एंड मिलेट कंजम्पशन से हमारे पास क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि हमारे पास लिपिड, है ना, जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज करते हैं वो कम हो जाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कम हो जाता है ना, ये डाइटरी फाइबर में रिच होते हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मिलेट ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ग्लूटेन से हमारे पास जनरली व्हीट में होता है जो कि हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है ना, और ये सीलिएक पेशेंट को तरह से ख़राब कर सकता है उनके पेट को। दिस इज इनकरेक्ट, दे आर नॉट रिच इन ग्लूटेन, दे आर ग्लूटेन फ्री एंड एंटी एलर्जिक। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ग्लूटेन खराब है, ग्लूटेन उसके लिए खराब है, इसको ये एक डिसीज़ है, तो आप खा सकते हो, ठीक है। लेकिन बट हाँ, दुनिया ने एक तरह से उसको बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग बोलते हैं ना, दुनिया में हर चीज़ को ऑर्गेनिक बोल के बेच रहे हैं, उसी पर आके, है ना, जिसको मिलेट बेच रहा है ये बोलते हैं ग्लूटेन फ्री है। तो भाई हमको ग्लूटेन फ्री खाए, मैं डॉक्टर इसी बता रहा हूँ ना यार, किसी को भी आप जो नॉर्मल है उसको भी बोल रहे हैं ग्लूटेन फ्री, इसको खाओ अच्छा रहेगा, उसको तो पता ही नहीं क्या होता है ग्लूटेन, कहाँ पे नहीं खाना चाहिए, तो वो भी हाँ ये लूँगा इसको लूँगा, पैसा वाला आदमी नहीं सोचता ना, सेहत हमेशा ऊपर रहता है। पर्ल मिलेट इज कॉमनली नोन एज माजरा एंड फिंगर मिलेट आर बेसिकली नोन एज रागी। बिल्कुल सही बात है यार, पर्ल मिलेट किसको बोलते हैं, बाजरा को बोलते हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है, बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। पर्ल हो गया और एक है फिंगर, फिंगर मिलेट में रागी, फिंगर में क्या पहनते हैं, रिंग, इसीलिए फिंगर मिलेट किसको बोलेंगे, रागी को बोलेंगे। सो बिल्कुल करेक्ट हो गया ये तो।
ठीक है। एंड पर्ल मिलेट, पब में जाते हैं लोग गाना बजाना करने के लिए, तो पी से पर्ल मिलेट, बी से हो जाएगा बाजरा। तो इस तरह की ट्रिक बनानी जरूरी होती है कभी कभी, भी एग्जाम में वही काम आता है यार, कुछ काम नहीं आता। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो UNGA ने यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिस्को डिक्लेयर किया है। बिल्कुल सही, मैंने शुरुआत में बता दिया था। करंट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 3 और 4, आंसर हो जाएगा 40 का डी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भाई? क्वेश्चन 41 देखते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फार्मिंग इन इंडिया। फार्मिंग इन इंडिया की बात करनी है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड सिक्किम इज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। ये दुनिया का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है भाई। बिल्कुल सही बात है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो परसेंटेज है ना। और याद रखना, दूसरा जो हमारे पास स्टेट बना है फुल्ली ऑर्गेनिक वो त्रिपुरा है। उत्तराखंड भी यहाँ पे ये सोच रहा है कि मैं फुल्ली ऑर्गेनिक बनूँ। पार्टिसिपेटरी गारंटीड सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ना भाई ना, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने की बात करता है, विच इंश्योर्स दैट देयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटरी, इट इज़ बट जो पार्टिसिपेटरी गारंटीड सिस्टम है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेबल करता है कि हाँ थप्पा लगाता ना, ये सेफ है, ये अनसेफ है। जैसे आप देखना हेलमेट के अंदर ISI मार्क होता है, उसी प्रकार का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेटरी गारंटीड सिस्टम जो है तो सर्टिफाई करता है उनको। अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रमोटेड थ्रू अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक विलेज बाय क्लस्टर अप्रोच एंड पार्टिसिपेटरी गारंटीड सर्टिफिकेशन। तो बिल्कुल सही बात है। हमारे पास परंपरागत कृषि विकास योजना में हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात करते हैं, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑन द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 42 है यार, विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट बोल्ड। व्हाट इज बोल्ड? बोल्ड इज बम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। बोल्ड इज बम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? It seeks to reduce desertification and provide livelihood by creating bamboo-based green patchy in arid and semi-arid land। बिल्कुल सी बात है। आपने देखा होगा रील्स में कि चाइना में क्या कर रहे हैं, अपने को डेजर्ट के अंदर क्या कर रहे हैं भाई, है ना, एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन में क्या कर रहे हैं, गड्ढे खोद उसमें बैम्बू उगा दे रहे हैं, है ना, जिससे क्या होगा ड्रॉट बच सके वहाँ पे, है ना, वहाँ का डेजर्टिफिकेशन को एक तरह से रिड्यूस कर पाएँ, लाइवलीहुड वहाँ के लोगों के लिए जनरेट कर पाएँ। बोल्ड that is bamboo oasis on land is drought was launched from a tribal village निचला मंडवा इन राजस्थान। बिल्कुल सही बात है। निचला मंडवा इन राजस्थान से स्टार्ट हुआ, जहाँ पर उन्होंने देखा कि देखो भाई इस प्रकार से हम जो लाइवलीहुड है उसको अच्छा कर सकते हैं। उदयपुर के पास एक गांव है ना, तो वहाँ पे जो सैम्पलिंग से बहुत सारे बैम्बू के सैम्पलिंग स्पीसीज लगाए गए, जिससे वो बहुत सारा मतलब फॉरेस्ट की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, जिससे क्या हुआ, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया यार, हाईएस्ट नंबर ऑफ बैम्बू सैपलिंग इन अ सिंगल डे एक लोकेशन में जगाने का। तो इससे क्या हुआ, वहाँ के जो लाइवलीहुड है, वहाँ के जो रेंज है, वो डेजर्ट जो डेजर्टिफिकेशन का रेट है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है डेजर्टिफिकेशन, लाइवलीहुड जनरेट हो रहा है। सैपलिंग ऑफ स्पेशल बैम्बू स्पीसीज बमसा तुलदा एंड बमसा पॉलीमॉर्फा ब्रॉड फ्रॉम असम हैव बीन प्लांटेड ऑन वेकेंट एरिड ग्राम पंचायत लैंड। बिल्कुल सही बात है। It is the first of its kind exercise in India that was launched by National Afforestation and Eco Development Board। देखो भाई, इसको लॉन्च किसने किया था? KVIC ने, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। ठीक है, जो हमारे पास जो बोल्ड है ना, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड, मतलब ड्रॉट को प्रिवेंट करने के लिए। याद रखना, वो जो KVIC है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर काम करता है। यही पूछा जा सकता है। तो 4th इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 यार, कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन फार्मिंग। हमको कार्बन फार्मिंग की बात करनी है। कार्बन फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट दैट हेल्प द लैंड स्टोर मोर कार्बन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कार्बन को ज़्यादा स्टोर करे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करे, इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बन फार्मिंग बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। Enhanced land management or conservation practice like green grassland conservation and mixed farming are the method of carbon farming। बिल्कुल सही बात है। मिक्स्ड फार्मिंग एंड हमारे पास जो ग्रासलैंड कंजर्वेशन है वो हमारे पास कार्बन फार्मिंग का ही पार्ट है, बिकॉज हम यहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। मतलब कार्बन फार्मिंग से हम फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ग्रासलैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं, एंड मिक्स्ड फार्मिंग आर द मेथड ऑफ कार्बन फार्मिंग।
थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है असम इज करेंटली वर्किंग ऑन अ ब्लूप्रिंट ऑफ कार्बन फार्मिंग एक्ट टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल। देखो भाई, इट इज़ नॉट असम बट मेघालय जो है इसके अंदर काम कर रहा है सस्टेनेबल कार्बन फार्मिंग के अंदर ब्लूप्रिंट डेवलप करने के लिए। बिकॉज हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट था वो कौन था, सिक्किम था। उस प्रकार से यहाँ पे कार्बन फार्मिंग जो कि हमारे पास रिस्टोर करने में हेल्प करेगा, है ना, सॉइल डिग्रेड होने से बचाएगा। सो दिस इज नॉट असम, इट इज़ मेघालय। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2। ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेगा। क्वेश्चन है 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, इट इज़ नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमको पूछा गया है नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। To devise strategic plan at agroclimatic zones level so that action plan are contextualized on regional scale is one of the objective of this mission। जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने की बात करता है हमारे पास एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की लेवल पे कि जहाँ पे जो चीज़ उगती है उसको वहाँ उगाएं। बिल्कुल सही बात है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। ऑन फार्म मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एन MSA। बिल्कुल सही बात है। इट एम्ड एट प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर फॉर इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ एंड इट्स प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है यार, केमिकल फर्टिलाइजर का अच्छे से इस्तेमाल करने की बात करता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ, जिससे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँ। एंड नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर derives its mandate from the Sustainable Agriculture Mission, which is one of the 8 missions obtained or outlined under the National Action Plan on Climate Change। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही है। तो हमसे क्या पूछा है, इनमें से इनकरेक्ट पूछा गया था ना हमको, तो हमसे तो पूछा गया था कि इनमें से इनकरेक्ट कोई सा, तो इनकरेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, सारे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है 45 है यार, विथ रेफरेंस टू बायो फर्टिलाइजर्स। हमको बायो फर्टिलाइजर्स की बात करनी है। बायो फर्टिलाइजर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई? बिल्कुल गलत बात है ना, ऐसा लगेगा बट इट इज करेक्ट, है ना। यहाँ पे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट के ऊपर उसके सरफेस में सॉइल में अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या करता है वो सप्लाई जो है ना प्राइमरी न्यूट्रिएंट का उसको बढ़ा देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन। बायो फर्टिलाइजर एड न्यूट्रिएंट थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। फॉस्फोरस को भी सॉल्युबलाइज कर देता है। बायो फर्टिलाइजर डिक्रीज फॉस्फोरस अपटेक, नो इट इंक्रीज द फॉस्फोरस अपटेक, है ना, बाय सॉल्युबलाइजिंग एंड रिलीजिंग अनअवेलेबल फॉस्फोरस, नो इट इंक्रीज द फॉस्फोरस अपटेक। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल बैम्बू मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है यार, नेशनल बैम्बू मिशन की बात करनी है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ सब स्कीम ऑफ द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या ये सब स्कीम के फॉर्म में यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है एज अ मिशन फॉर डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल सही बात है, उसी के अंदर नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च किया गया है, एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। द मिशन विल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू इन ऑल स्टेट्स। के सारे स्टेट्स में बैम्बू को डेवलप करने की बात करता है यार, नॉट स्पेशली फोकस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑल नहीं है, कुछ स्टेट्स ही हैं, 21 स्टेट्स ही हैं। ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका। सो इट डज नॉट टॉक्स अबाउट ऑल स्टेट बट हाँ 21 स्टेट्स। Biochar produced by anaerobic combustion of bamboo has a tremendous beneficiary effect on soil health by increasing organic carbon। बिल्कुल सही बात है यार। बायोचार जो है वो कैसे बनता है, जब हमने क्या किया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न किया कार्बन, मतलब जो हमारे पास बैम्बू को, तो यहाँ पर ये रिलीज़ करता है ना, और अच्छा ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज करता है सॉइल का। तो ये करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा सी 1 और 3 ओनली। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है यार एग्रीकल्चर का। इसके बाद हम ओजोन डिप्लीशन देखेंगे।